तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी गुलमोहर को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम अरुण नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपने चचेरे भाई कमल से बात कर रहा होता है कि मेरा बेटा आदि मेरे साथ रहना नहीं चाहता और मेरी माँ ये घर बेच रही हैं और आज हमारी इस घर में आखिरी रात है। उनकी बातों से समझ आता है कि अरुण की अपने बेटे से नहीं बनती क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता है। आदि एक कंपनी में काम करता है जिससे वो खुश नहीं है और कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहता है, पर पैसे की कमी होने की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा और वो अपने पिता की मदद भी नहीं लेना चाहता। तो इन्हीं सब बातों को लेकर बाप बेटे आंखों ही आंखों में बातें करके एक दूसरे के प्रति नाराजगी दिखाते रहते थे। घर की बड़ी माताजी इस घर को बेचने जा रही थीं और उसे बेचने की सही वजह क्या थी ये किसी को भी नहीं बताया था, पर इस बात से अरुण बहुत दुखी था क्योंकि वो हमेशा से ये चाहता था कि पूरा परिवार अब तक जैसे रहता आया है वैसे ही साथ में आगे भी रहे। और उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि पिताजी ने ये घर बड़ी मेहनत से बनाया था और उनके जाने के बाद यही उनकी आखिरी निशानी थी, पर अब वो भी किसी और के नाम होने जा रही थी। अब माँ जी सभी से कहती हैं कि 4 दिन बाद होली है और हम सब यहाँ से जाने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ होली मनाकर यहाँ से निकलें। इस बात पर अरुण और अरुण की धर्मपत्नी इंदु कहती है कि कल सामान पैक करने वाले पैकर्स आने वाले हैं और बहुत सारा काम पड़ा है, तो इस भसड़ में हम लोग होली कैसे मना पाएंगे। इस विषय पर माँ जी और अरुण दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, पर आखिर में यही फैसला होता है कि इस भगदड़ में होली मनाना मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए माता जी का ये प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके बाद माँ जी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं कि अब तो सब अलग अलग रहने जा ही रहे हैं, तो मैंने भी पौंडीचेरी में एक घर खरीद लिया है और अब मैं वहीं पर रहूंगी। इस बात को सुनने के बाद सभी सोच में पड़ जाते हैं कि भला इस उम्र में माताजी अकेले वहाँ क्यों रहना चाहती हैं और उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अरुण के चाचा जी घर आते हैं जो कि बहुत ही खड़ूस टाइप के थे और किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते थे, खास करके अरुण से। वो जब भी घर आते तो सब उनसे बात करने से कतराते थे क्योंकि उनका हमेशा मुंह ही बना रहता था। अब यहाँ हमें देखने को मिलता है कि घर का वॉचमैन जीतू घर की नौकरानी रेशमा को अक्सर छुप छुप के देखा करता था और रेशमा भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया करती थी। यानी कि जीतू ने अपने दिल में रेशमा के लिए 2 BHK जितनी जगह बना ली थी और उसी के साथ अपने प्यार को बांटते हुए उसके साथ रहने के सपने देखा करता था, पर उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर डाले। तो अभी तक ये प्यार की कहानी अधूरी ही थी। जीतू का भाई परम उसे खूब मोटिवेशन दिया करता था कि वो उसके पास जाकर अपनी फीलिंग्स बता दे, पर जीतू इतना भोला था कि उसे पता ही नहीं था कि जब किसी से प्यार होता है तो उसका इजहार कैसे करते हैं। एक दिन जीतू सोचता है कि वो रेशमा को फूल देकर अपने मन की बात कह देगा, लेकिन तभी वहाँ पर इरफान नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि सामान पैक करने वाली कंपनी में सुपरवाइजर था और वो रेशमा को स्कूल टाइम से जानता था, इसीलिए उन दोनों में बातचीत होने लग जाती है। इरफान और रेशमा को हंस हंस कर बातें करता देख जीतू का मुंह लटक जाता है और वो सोचता है कि शायद मेरा पत्ता कट गया। हम देखते हैं कि अरुण अपने ऑफिस जाने से पहले हर रोज एक ढाबे के पास रुकता था, लेकिन ढाबे के अंदर कभी नहीं जाता था। बस वहाँ से चाय पकौड़े मंगाकर कार में ही बैठ के खाते हुए ढाबे के बुजुर्ग मालिक को देखता रहता था। अरुण की बेटी अमृता कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन उसकी रुचि पढ़ाई से ज्यादा संगीत में थी और वो जल्द ही अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी। अमृता का अंकुर नाम का एक प्रेमी भी था, लेकिन कुछ समय
से उससे कुछ खास बन नहीं रही थी और अमृता हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, जैसे उसके मन में कुछ खटक रहा हो। घर में सामान पैक करने का काम चलना शुरू हो गया था तो इरफान का आना जाना लगा रहता था और वो जब भी आता तो रेशमा से जरूर मिलता, जिसे देखकर जीतू की अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। अब भला आपकी क्रश किसी और से मुस्कुरा के प्यार से बात करे तो जलन तो होती ही है। आदि सभी से अलग तो रहना चाहता था, पर उसकी इतनी अच्छी नौकरी नहीं थी कि वो घर का खर्चा चला सके। हालांकि उसकी धर्मपत्नी दिव्या भी नौकरी करती थी और वो उसे समझाती है कि हम साथ में सब संभाल लेंगे, पर आदि को तो सब कुछ खुद से ही करना था और हर बात में वो सकारात्मक रहने के बजाय नकारात्मक ही सोचता था, जिस वजह से दिव्या और आदि में थोड़ी तू मैं हो जाती है। अरुण अपने पिताजी को बहुत मानते थे और उनके विचारों पर चलते हुए वो कभी नहीं चाहते थे कि ये घर बिके, क्योंकि इससे रिश्तों में दूरियां आ जाती। पर अब माँ का जो फैसला था वो उसे भी नकार नहीं सकता था। अमृता कई दिनों से घर पर ही रह रही थी और अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं जाती थी, तो उसकी एक सहेली उसका हाल चाल लेने उसके घर पर ही आ जाती है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो सहेली अमृता की सिर्फ सहेली नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। उनके बीच दोस्ती का रिश्ता नहीं बल्कि प्यार का रिश्ता है, यानी कि अमृता को पुरुषों में नहीं स्त्रियों में ज्यादा इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो अपने प्रेमी से दूर भागती थी, क्योंकि उसका अपनी सहेली से चक्कर चलना शुरू हो गया था। लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके आसपास के लोग इतने खुले ख्यालात के नहीं थे कि उसके रिश्ते को अपना सकें। इसीलिए वो सभी से दूर भाग रही थी। लेकिन उनकी ये करीबियां माजी देख लेती हैं। अब हम देखते हैं कि सामान पैक करने वाले कर्मचारियों से एक बड़ा सा शीशा टूट जाता है, तो इंदु उन पर गुस्साने लग जाती है और अपने सुपरवाइजर से बात कराने को कहती है। जीतू मौके का फायदा उठाते हुए कह देता है कि सुपरवाइजर तो कल से गायब है और वो कोई काम भी नहीं कर रहा, इससे अच्छा तो हम किसी और से काम करवा लेते। ऐसा उसने इसलिए बोला था ताकि इरफान को काम से निकाल दिया जाए और उसका पत्ता साफ हो जाए, और ये सब वो जलन के मारे कर रहा था। लेकिन रेशमा को ये बात पसंद नहीं आती और वो जीतू के ऊपर गुस्साने लग जाती है, ये कहकर कि जो तुमने किया है उससे इरफान की नौकरी भी जा सकती है। जीतू तब भी अपने दिल की बात नहीं बताता कि उसे क्या फील हो रहा है, बल्कि फालतू में गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। अमृता को लगा कि माजी उसे डांटेंगी, लेकिन माजी उससे कहती हैं कि तुम अगर उससे प्यार करती हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, फिर वो चाहे जिससे भी हो, और आज के समय में तो ये प्यार एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। माजी अब अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू करती हैं कि उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना था, पर उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि पैसे नहीं थे। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरी जिंदगी में होना नहीं लिखा था, और फिर जमशेदपुर छोड़कर पुणे चली आई बीए की पढ़ाई करने। फिर वहाँ मेरी दोस्ती हुई सुप्रिया पालेकर नाम की लड़की से, जो कि संगीतकार थी, और फिर हम दोनों की आपस में खूब बनने लगी। हम दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे और बहुत सारी बातें करते और घूमने जाते थे। हमारे बीच करीबियां बढ़ने लगी और हमारी दोस्ती की जो सीमा थी उसे पार करते हुए हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। वो बहुत प्यारा वक्त था, लेकिन बस कुछ लम्हों का, क्योंकि पता था कि वो प्यार कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए खुद को समझाया कि शायद ये मेरी जिंदगी में होना नहीं था। मैं पुणे छोड़कर घर वापस आ गई और फिर ऐसे ही जिंदगी कटती गई। और फिर तुम्हारे दादाजी से मिलना हुआ और एक बार फिर से मुझे प्यार हो गया। मेरी उनसे शादी हो गई और हम बेहद खुश थे। लेकिन उसके बाद मेरे एक के बाद एक 3 मिसकैरेज हुए। तीसरे गर्भपात के बाद मैं बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। एक दिन मैं हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठी हुई थी कि तभी मेरी नजर पड़ी उस बच्चे पर जो कि लाल कपड़े में लिपटा हुआ था। उस बच्चे को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने पता करने की कोशिश की कि किसका बच्चा है, पर किसी को भी उसकी जानकारी नहीं थी। मुझे लगा कि ये ऊपर वाले की देन है और इस तरह से तुम्हारे पिता और मेरा बेटा अरुण मेरी जिंदगी में आया। और तब से मैं खुद से बस यही कहती रही कि शायद ये मेरी जिंदगी में होना लिखा था।
माँ जी अमृता को समझाती हैं कि कभी कभी अपनी जिंदगी को अपने पन्ने खुद लिखने दो। यहाँ इस बात का खुलासा हो जाता है कि माँ जी को भी कभी प्यार हुआ था, लेकिन किसी लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से। पर माँ जी अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ती गईं और अपने परिवार के साथ खुश थीं। अब हम देखते हैं कि इंदु घर के कागजात ढूंढ रही होती है जो कि चाचा जी ने मंगवाए थे। उन्हें कागजात तो मिल जाते हैं पर उसके साथ उन्हें एक और पेपर मिलता है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर वो एकदम भौचक्का हो जाती हैं, जैसे कोई बहुत दुख की बात लिखी हो। रात में जब अरुण घर आता है तो इंदु उसे वही पेपर दिखाती है और ना जाने उसमें ऐसा क्या लिखा था कि उसे पढ़कर अरुण के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अरुण पहले से ही एंजाइटी की गोलियां खा रहा था और कागज में लिखी बातों को पढ़कर उसे और भी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि इरफान रेशमा से मिलने आ रहा था, पर जीतू उसे गेट पर ही रोक देता है और अंदर आने नहीं देता। और वो नशे में भी था, इसलिए उससे झगड़ा करना शुरू कर देता है। अरुण बीच में आकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है पर दोनों रुक ही नहीं रहे होते। तो अरुण का तो पहले ही दिमाग खराब था, जिसके कारण वो जीतू के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ देता है और तब माहौल में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग अरुण के इस बर्ताव से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अरुण ने कभी भी इस तरह से किसी पर भी हाथ नहीं उठाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि अरुण को हमेशा से पता था कि वो सगा बेटा नहीं है, बल्कि उसे गोद लिया था। पर उसे इस बात से कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने माँ बाप से भरपूर प्यार मिला और एक कामयाब इंसान बना। पर उस कागज में कुछ ऐसा लिखा था जिसकी कभी उसने उम्मीद नहीं की थी। अब अगले दिन अरुण पूरे परिवार को बुलाता है और सबके सामने उस कागज में लिखी बातों को पढ़ना शुरू करता है। वो कागज घर के वसीयत के कागज थे, जिसमें कि अरुण के पिताजी द्वारा लिखा हुआ था कि हमारी कोई औलाद नहीं थी तो हमने अरुण को गोद लिया था, इसीलिए उपयुक्त स्थिति में मैंने ये फैसला लिया है कि हमारे घर गुलमोहर मेरे बाद मेरे परिवार के असली वारिस मेरे सगे खून मेरे भाई के नाम कर दिया जाए और फिर उसके बाद उनके बेटे के नाम कर दिया जाएगा। यानी कि अरुण के पिता ने इस घर को चाचा जी के नाम कर दिया था और फिर उनके जाने के बाद वो उनके बेटे के नाम हो जाता, लेकिन अपने बेटे के नाम नहीं किया क्योंकि वो गोद लिया बच्चा था। और ये बात माँ जानती थी क्योंकि कागजात पर उनके हस्ताक्षर थे। ये घर जो बिक रहा था वो माँ नहीं बेच रही थी बल्कि चाचा जी बेच रहे थे, क्योंकि अरुण के पिता के गुजर जाने के बाद वो उनका हो गया था। और ये बात माँ ने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज इस बात का सबके सामने खुलासा हो गया था। पिताजी को जब दिल का दौरा पड़ा था उस वक्त अरुण और इंदु दोनों दिल्ली में थे, इसीलिए जब ये वसीयत बनी तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। यही वजह थी कि चाचा जी अरुण को और उसके परिवार को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उनका अपना खून नहीं था। अरुण अपने पिता से बेहद प्यार करता था और उन्हीं को अपना आइडल मानते हुए सब कुछ करते आ रहा था, पर वसीयत में तो उन्होंने उसे अपना माना ही नहीं। वो जिस घर जिस परिवार को एक साथ रखने में जुटा पड़ा था वो उसका कभी हुआ ही नहीं। उसे इस बात का दुख नहीं था कि पिताजी ने घर चाचा जी के नाम कर दिया, बल्कि इस बात का दुख था कि उन्होंने वसीयत में उसे गोद लिया बच्चा कहकर संबोधित किया, जो कि उसे अंदर से पूरी तरह झंझोर के रख देता है। माँ अरुण को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते थे, बल्कि ये सब तुम्हारे चाचा जी का किया धरा है। और तुम्हारे पिताजी जब भी किसी कागज पर मुझे साइन करने को बोलते थे मैं कभी उसे पढ़ के नहीं देखती थी, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मेरी उनसे बहुत बहस हुई और इसी बीच वो बेहोश हो गए। और यही वो समय था जब तुम्हें घर बुलाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई। उस दिन से मैं मौका तलाशती रही कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाई कुछ बताने की। माँ अरुण को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, पर अरुण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ होने के बाद घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है और सबके चेहरे पर उदासी छा जाती है, और सब पहले से ही अपने अपने दुख से परेशान थे और ऊपर से ये सब हो गया था। रेशमा परम से जीतू के बारे में पूछने जाती है तो परम कहता है कि हमारे जीतू भैया बहुत सीधे और अनपढ़ होने के कारण तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन तुम उन्हें साफ साफ कह दो कि तुम उन्हें पसंद करती हो, या अगर नहीं करती तो ये भी क्लियर कर दो ताकि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए। अरुण उसी ढाबे से दूर गाड़ी पार्क करके ढाबे के बूढ़े मालिक को छुप छुप कर देख रहा होता है, जैसे कि वो उनके पास जाना तो चाहता है पर कुछ
कुछ सोच के वो जाता नहीं। फिर उसके बाद वो घर जाने के बजाय होटल में एक रूम लेकर वहीं पर रुक जाता है। अरुण का जब गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो इंदु को अपने पास बुला लेता है, लेकिन इंदु उससे बहुत नाराज थी क्योंकि उसकी वजह से घर का पूरा माहौल बिगड़ गया था। अरुण उससे कहता है कि अब सब कुछ बिखर सा गया है और सब कुछ धुंधला सा लग रहा है, और इतना कहकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंदु अपनी नाराजगी किनारे करके उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लग जाती है। अरुण कहता है कि हमारा 2 मंजिलों का घर तो बन गया और कमरे भी बढ़ गए, पर इस एक घर में ना जाने कब हम सब ने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। अरुण इंदु को उन्हीं बूढ़े दद्दू की फोटो दिखाता है जिनके ढाबे पर जाकर वो चाय पीता था, और यहाँ ये पता चलता है कि वही अरुण के सगे पिता हैं। उधर माँ जी अमृता से बातचीत करते हुए बताती हैं कि जब अरुण 5 साल का था तब मैंने जिद की कि जमशेदपुर छोड़कर दिल्ली में सेटल हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अरुण ऐसे माहौल में पले जहां उसे किसी ने प्यार नहीं दिया। सबने मुझे खुदगर्ज कहा, पर मैंने बस वही किया जो हर माँ करती। वहीं आदि दिव्या के साथ बैठकर अपने बचपन की फोटोज देख रहा होता है और अपने दिल की बात शेयर करते हुए कहता है कि मैं अपने पिता को कभी गर्व महसूस नहीं करा पाया। मैं अलग इसलिए रहना चाहता हूँ ताकि उनके मदद के बिना मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, कुछ ऐसा जिससे उनको मुझ पे फक्र हो। अमृता अपने रूम में जाती है और अपने प्रेमी अंकुर को अगले दिन मिलने का मैसेज कर देती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि चीजों को और उलझाने का कोई मतलब नहीं, बल्कि सब क्लियर करना ही बेहतर है ताकि सबकी जिंदगी आगे बढ़ सके। अब हम देखते हैं कि रेशमा इरफान के पास जाती है और उसे एक चिट्ठी पकड़ाते हुए कहती है कि तुम ये जीतू को जाकर दे देना। अरुण को पता था कि उसके असली पिता कौन हैं, पर आज तक कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया उनके पास जाने की, उनसे सवाल करने की कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। पर इंदु उसे हौसला देती है कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये भी जिंदगी की ही एक सच्चाई है। इरफान जीतू के पास जाता है और बताता है कि उस दिन मेरा तलाक हुआ था, इसीलिए थोड़ा गम बांटने के लिए रेशमा के पास आ गया था। बाकी मेरा उससे कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। जीतू उस रात के बाद से शर्म और डर के मारे सभी से दूर छुप छुप के रह रहा था और उसने वापस गांव जाने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन रेशमा की चिट्ठी पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि वो उसे ही पसंद करती है, तो जीतू खुद को खुश नसीब मानता है कि अनपढ़ गंवार और ज्यादा बड़ी नौकरी न होते हुए भी उसने मुझे पसंद किया, तो इसमें मेरा ही भला है। अब हम देखते हैं कि अरुण बूढ़े आदमी से मिलने जाता है तो दद्दू उसके लिए चाय लाते हैं, क्योंकि वो ये तो जानते थे कि साहब जी सड़क के उस पार कार में बैठकर हमारे यहाँ की चाय पीते हैं। अरुण देखता है कि दद्दू के हाथ कांप रहे हैं और ठीक से चल भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी ढाबा संभाल रहे हैं, क्योंकि शायद यही उनकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया था। अरुण बातों ही बातों में उनसे पूछ ही लेता है कि आपका कोई बच्चा नहीं है क्या? तो दद्दू थोड़ा रुक कर बताते हैं कि 55 साल पहले मेरा एक लड़का हुआ था, मैंने उसे लाल कंबल में लपेटा और अस्पताल के पार्किंग एरिया में छोड़ दिया। अरुण कहता है कि बस आपने उसे छोड़ दिया, और क्या कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है? दद्दू कहते हैं कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए यही चुना था। अरुण कहता है कि इससे उसका कोई वास्ता नहीं है, चुनना तो हमें ही होता है। दद्दू कहते हैं कि आपके भी बच्चे होंगे ही, और आप हर रोज उनके लिए दुनिया की सारी खुशियां मांगते होंगे। उसी तरह मैं भी हर रोज अपने उस बच्चे के लिए वो सारी खुशियां मांगता हूँ जिसका वो हकदार है, जो मैं नहीं दे पाया। अरुण कहता है कि बच्चों की खुशियां मांगी नहीं जाती, दी जाती हैं। दद्दू कहते हैं कि आप दे सकते हैं क्योंकि आपको दी गई थी। अपने सगे पिता द्वारा बोली गई आखिर में ये एक लाइन जो कि समझने में बहुत गहरी थी, अरुण को सब समझा देती है और उसे अपने सवालों के सारे जवाब मिल जाते हैं। अरुण चुपके से ढाबे के पास बने एक कच्चे घर में घुस जाता है जहां दद्दू रहते थे, और वहां उसे एक फोटो फ्रेम दिखाई पड़ता है जिसमें कि उसकी माँ की फोटो लगी हुई थी। इस सीन के बैकग्राउंड में एक लाइन बोली जाती है कि हम जहां पैदा होते हैं, हम जहां पलते हैं, वो शायद नसीब की बात हो सकती है, लेकिन जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बनते हैं, उसकी लकीरें हम खुद खींचते हैं। आखिर में हम बस वही हैं जो हम दे जाते हैं।
आदि खुद से कुछ करके अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था, पर उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कुछ भी हो पाएगा। इसीलिए वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने चला जाता है ताकि वो आने वाले समय में अपने परिवार के खर्चे उठा सके। तभी वहाँ पर दिव्या आती है और कहती है कि तुम्हें ये नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हम अपने खर्चे कम कर लेंगे और थोड़ा कम अय्याशी करेंगे, लेकिन तुम वो कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारे स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए तो वो तुम पापा से ले लो और अपनी जिद छोड़ दो कि तुम्हें खुद से ही सब करना है। मुझे लगता है कि पापा तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनकर तुम पर ज्यादा गर्व महसूस करेंगे, इसलिए ये इंटरव्यू छोड़ो और अपने काम पे लग जाओ। उधर हम देखते हैं कि अमृता अंकुर को सब कुछ सच बता देती है कि उसे अपनी दोस्त जो कि एक लड़की है उससे प्यार हो गया है। अगले ही पल उनकी परफॉर्मेंस थी और ये जानने के बाद अंकुर गुस्से में जाने लगता है, पर अमृता उससे सॉरी कहकर उम्मीद करती है कि शायद अंकुर उसे समझ पाए। अब दोनों लोग स्टेज पर जाते हैं तो अंकुर पियानो नहीं बजा रहा होता, तो अमृता को लगता है कि शायद आज सब खराब हो जाएगा, पर अंकुर सभी चीजों को समझते हुए पियानो बजाना शुरू कर देता है और अमृता जो कि इतने दिनों से अपने गाने को लिख रही थी उसे गाने लग जाती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अरुण ने अपने अतीत और सच का सामना कर लिया था। रेशमा और जीतू दोनों एक हो गए थे। दिव्या और आदि के बीच सब सही हो गया था और अब आदि ने फैसला कर लिया था कि वो अपने स्टार्टअप पे ही काम करेगा और अमृता ने अंकुर को सच बताकर अपने सीने का भार हल्का कर लिया था। तो परिवार के सदस्यों की जो भी दिक्कतें थीं वो अब खत्म सी हो गई थीं और अब सबको समझ आ गया था कि जिंदगी में बस दो ही चीजों की जरूरत है, एक प्यार और दूसरा उम्मीद। प्यार अपने परिवार और अपने लोगों से और उम्मीद आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी जीने की। अब हम देखते हैं कि घर में होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो उस वक्त वहाँ सिर्फ माँ ही मौजूद थीं। लेकिन तभी वहाँ पर अरुण, इंदु, दिव्या, आदि, रेशमा, जीतू, परम, अमृता सभी लोग आ जाते हैं और जो परिवार अभी तक बिखरा हुआ था वो एक साथ मिलकर पूरे रीति रिवाज के साथ होलिका दहन करता है। माँ जी ने सोचा था कि इस घर से निकलने से पहले सब साथ में होली मनाएंगे, तो उनका ये सपना पूरा हो जाता है क्योंकि अगले दिन सब मौजूद होते हैं एक दूसरे के साथ होली खेलने के लिए। सभी लोग हर रंग के फूल और गुलाल लेके एक दूसरे के ऊपर डालते हुए होली खेल रहे होते हैं और खूब मौज मस्ती नाच गाना करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। माँ जी अपनी प्रेमिका सुप्रिया पालेकर के गाने सुना करती थीं, तो उनके एक मित्र उन्हें बताते हैं कि अब तो वो रिटायर होके पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गई है। अमृता जब ये सुनती है तो अपनी दादी को ऐसा लुक देती है कि अच्छा अब समझ में आया कि क्यों दादी पौंडीचेरी में रहने जा रही हैं। उनकी प्रेमिका जो वहाँ है, मतलब पूरी जिंदगी अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अब दादी ने भी अपने बुढ़ापे को सुख के साथ बिताने का रास्ता चुन लिया था। सब कुछ अच्छा हो गया था और अब किसी के मन में कोई खटास नहीं रह गई थी और जो थोड़े खट्टे थे वो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं थे। तो अब इसी खुशी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे एक परिवार जो बिखरा हुआ था अपनी अपनी समस्याओं के चलते, वो परिवार कैसे प्यार और सच्चाई के बदौलत अंत में एक साथ आ गया। और यही परिवार की खूबसूरती होती है कि चाहे एक दूसरे के बीच कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे के साथ आ ही जाते हैं। पर ये चीजें तभी होती हैं जब वाकई में आपके परिवार के बीच प्यार हो और अच्छे संस्कार हों, वरना परिवार में चाचा जी जैसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए और अपना फायदा करने के लिए बैठे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जमीन जायदाद के चक्कर में अक्सर परिवार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। भाई अपने भाई का नहीं रहता और सब अपनी अपनी चालें चलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि खून खराबा वाला माहौल भी बन जाता है। जायदाद का लालच चाचा जी को था क्योंकि उनका मानना था कि अरुण के जाने के बाद उन्होंने ही परिवार को संभाला, इसीलिए उस घर के असली हकदार वो हैं। उन्होंने
अरुण को और उसके परिवार को कभी भी अपना नहीं माना और हमेशा उनसे जलते रहे। शायद इसीलिए अरुण के पिता को अपनी बातों में फंसाकर घर अपने नाम कर लिया। जमीन जायदाद के चक्कर में ना पड़ के अपना खुद का सब कुछ बनाना ज्यादा खुशी देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो हमारे माँ बाप ने बनाया उसे यूं ही छोड़ दिया जाए, लेकिन उसी के भरोसे बैठे रहना भी अच्छी बात नहीं है। अरुण को जब पता चला कि उसके असली पिता कौन हैं, तो उसके मन में उनके लिए नाराजगी पैदा हो गई कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ा और क्या वजह थी कि उन्होंने उसे अपनाया नहीं। पर जब वो उनसे मिलने गया तो उसे एहसास हुआ कि आज जहाँ वो है उसके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। अगर उसके पिता ने उसे नहीं छोड़ा होता तो शायद आज वो उनकी जगह ढाबे पर बैठा होता और उसकी जिंदगी बस वहीं तक रह जाती। इसीलिए उनके प्रति जो शिकायत थी उसे भूल कर वो अपने उस परिवार के पास चला जाता है जिनके साथ वो अब तक रहते आ रहा था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वो उन्हीं के साथ रहा और अब वही उसका सब कुछ था। यहाँ हमें बताया गया है कि पैसे का क्या मोल होता है। अगर अरुण के असली पिता के पास पैसे होते तो शायद वो उसे कभी छोड़ते नहीं, पर शायद कभी कभी अपनों को खुशी देने के लिए उनसे दूर जाना ही बेहतर होता है। पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये मूवी है तो इसमें बच्चा एक अच्छे खासे घर में पहुंच गया, लेकिन असलियत में भी ऐसा हर किसी के साथ हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं। तो अगर आप बच्चा पाल नहीं सकते तो पैदा भी मत करिए। उसकी जिंदगी भर का खर्चा उठाने का दम नहीं रखते तो थोड़ा पैसा खर्च करके निरोध का इस्तेमाल करिए और ऐसे कर्म करने से बचिए। इस फिल्म में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि सेम जेंडर में प्यार होना, अलग धर्म के इंसान से प्यार होना, अपना कुछ करने की चाह होना और अपने पिता को गर्व फील कराना, परिवार को एक करके रखना, परिवार का मतलब समझाना, जमीन जायदाद को लेकर झगड़े होना, हिंदू धर्म के त्योहारों की इम्पोर्टेंस समझाना। इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हमें कई सारे मैसेजेस देने की कोशिश की गई है। इतने सारे टॉपिक एक साथ एक ही फिल्म में डाल देना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हर एक की कहानी बताना मूवी को बड़ा और कंफ्यूजिंग बना देता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि हम हर एक कैरेक्टर की फीलिंग्स को काफी अच्छे से समझ पाते हैं। हमें मूवी में बताया गया है कि अगर आपके मन में किसी बात को लेकर बेचैनी हो या किसी से आप कुछ छुपा रहे हो तो उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि छुप छुप कर जीने से उलझे डोर को और उलझाने का कोई मतलब नहीं। पर दिक्कत बस यही है कि सच बोलने या अपने दिल की बात कहने की हिम्मत लाए कहां से। बात तो वहीं आकर अटक जाती है कि सच बताने के बाद सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस सच के छुपे रहने से कई रिश्ते सही रहते हैं और सच बाहर आने पर एक साथ कई रिश्तों की डोर टूट जाती है। तो कभी कभी सच का छुपा रहना ही बेहतर होता है। पर बात यहाँ ये भी है कि सच को चाहे जितना छुपा लो वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो गलत काम करके उसे छुपाने की कोशिश बेकार है, क्योंकि वो कभी न कभी सबके सामने आ ही जाएगा। सब अपनी समझ के ऊपर है कि आपको ही अपनी सिचुएशन समझकर सारे कदम उठाने होंगे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जैसे फिल्म में सब अच्छा हो गया वैसे ही सच बताने से असल जिंदगी में भी सब अच्छा हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि जब डोर एकदम खींच रही हो तो उसके टूटने से पहले आप ही ढील देकर उसे संभाल लें तो अच्छा है, वरना रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। मूवी पूरी तरह से बहुत खूबसूरत है। इसके डायलॉग्स, उनके बीच का ठहराव, सारे एक्टर्स, सिनेमेटोग्राफी, सभी गाने, कहानी, सब कुछ एकदम बढ़िया है। ये फिल्म आई और चली गई और मुझे कहीं पर भी इसकी चर्चा भी नहीं दिखी। और फिर बाद में लोग कहते हैं कि अब तो ओरिजिनल मूवीज बनती ही नहीं हैं, लेकिन जब आती हैं तो किसी को देखने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। अगर आप फैमिली वैल्यूज को समझते हैं और आपको अपने परिवार से बहुत प्यार है या आपकी फैमिली में कोई था जो अब नहीं है, तो ये मूवी देखने पर आपको रोना आ सकता है। अब एक्टिंग की बात करें तो शर्मिला टैगोर हमें कई अरसों बाद किसी फिल्म में देखने को मिली है।
हैं और आज भी उनकी एक्टिंग लाजवाब है। इनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स में जो ठहराव देखने को मिलता है वो सुनने में काफी सुकून देता है और हर एक बात समझ आती है। हमें चाचा जी के किरदार में अमोल पालेकर देखने को मिलते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो कितने दिग्गज कलाकार हैं और उन्होंने भी अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। मनोज बाजपेयी सर के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो जिस किरदार को निभाते हैं उसे ऐसा निभाते हैं जैसे वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उस किरदार को जी रहे हैं। वहीं और बाकी जितने भी सह कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं सब एक से एक बढ़िया कलाकार हैं और सबकी एक्टिंग एकदम शानदार है। फिल्म में बस एक ही बात खटक रही थी कि देश में जितने भी सोशल या फैमिली इश्यूज हैं वो सब इन्हीं के परिवार में आ गए हैं। हल्का सा तो आपको भी ये एहसास हुआ ही होगा, पर अंत में सब संभल गया और सबकी दिक्कतें खत्म हो गई। हमें ये देखने जरूर मिला कि सब एक साथ आ गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे, पर असल जिंदगी में कहानी कभी खत्म नहीं होती। खुशियाँ आती हैं तो गम भी आते हैं और गम के बाद फिर खुशियाँ, और ऐसे ही हमारी जिंदगी की कहानी चलती रहती है। मूवी की तरह खुशियाँ आने के बाद खत्म नहीं होती। तो ये था एक्सप्लेनेशन गुलमोहर मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। अब हम देखते हैं कि सामान पैक करने वाले कर्मचारियों से एक बड़ा सा शीशा टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि सामान पैक करने वाले कर्मचारियों से एक बड़ा सा शीशा टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि सामान पैक करने वाले कर्मचारियों से एक बड़ा सा शीशा टूट जाता है।